आज़म मुल्क व सबसे अखबार में हूँ साहिल खान। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं तुर्की पर। भारत के लिए बढ़ सकता है एटमी खतरा और थाने में हज कराने के नाम पर 20 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 3 मालिकों पर मुकदमा दर्ज। यमन के हूती ने इसराइल के खिलाफ एक बेहद खतरनाक जंग का ऐलान करके पूरे मिडल ईस्ट में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। अंसारुल्लाह ग्रुप के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने चेताते हुए कहा है कि यमन के हूती इसराइल के साथ बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक फिलिस्तीन पर कब्जा रहेगा और इजरायली हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचती रहेगी, तब तक मिडल ईस्ट में अमन कायम नहीं हो पाएगा। हूती चीफ ने इजराइल को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि इजराइल पर इस बार पिछले दौर की बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल के जरिए 7 दहाइयों से ज्यादा जारी जुर्म ये वाजे करने के लिए काफी है कि खित्ते से इजराइल का सफाया होना बहुत जरूरी है। हूती की इस खतरनाक धमकी के बाद नेतन्याहू खौफ से बुरी तरह थर्रा उठा है। गजा में सीज फायर लागू होने के बाद अब इजरायली पीएम नेतन्याहू फिर से जंग करने के लिए बेचैन नजर आ रहा है। उसकी नजरें मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों पर हैं। वहीं मिडल ईस्ट के इराक, लेबनान, यमन जैसे मुल्क जहां रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिव है, उन्हें भी इजराइल से बमबारी का डर है। ऐसे में ये मुल्क लगातार अपनी मिलिट्री कुव्वत में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। इस बीच इसराइल के खिलाफ यमन ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। यमन की इसराइल से कशीदगी काफी वक्त से जारी है। हाल ही में यमन के दूसरे बड़े लीडरान ने भी इसराइल के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों का इशारा दिया था। अब इसी सिमत में हूती चीफ ने भी खुलकर ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में यमन इसराइल को ताबड़तोड़ हमलों से दहलाने के लिए तैयार है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि हूती ग्रुप इजरायली हुकूमत के साथ अगले मुमकिन टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। उनका कहना था कि जब तक फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जा जारी रहेगा और इजरायली हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करती रहेगी, तब तक मिडल ईस्ट इलाका अमन सुकून नहीं देख पाएगा। अल हूती ने जोर देकर कहा कि दुश्मन और उसके पार्टनर्स के खिलाफ अगले टकराव की तैयारी जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा, हम यकीनन इजरायली दुश्मन के साथ टकराव के एक और मरहले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक इजरायली दुश्मन फिलिस्तीन पर कब्जा बनाए रखेगा और एक मुसलमान उम्मत के तौर पर हमारे खिलाफ इजरायली साजिशें करता रहेगा, तब तक हमारा इलाका अमन नहीं देख पाएगा, न ही स्टेबिलिटी और न ही सुकून। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मुस्लिम उम्मत ने सदियों से अपनी उस अजीम जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया है जो उसे दुनिया की सबसे मजबूत कौम बना सकती थी। अल हूती ने कहा कि इजरायली यहूदी इस उम्मत के खिलाफ जंग की हालत में है। ये हमला फिलिस्तीन पर कब्जे से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। फिलिस्तीन उनका सिर्फ पहला निशाना है, असल में पूरी उम्मत उनकी टारगेट है। अल हूती ने आगे कहा कि इजराइल के पिछले 70 सालों से ज्यादा अरसे से जारी जुर्म इस बात का साफ सबूत है कि ये दुश्मन खतरनाक भी है और मुजरिम भी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि इजरायली जुल्मों के खिलाफ एक होकर खड़ा हुआ जाए और उसके जंगी जुर्मों के लिए उसको सजा दी जाए। यमन ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अल हूती ने आगे दोहराया कि इस बार यमन इजराइल पर इतने सटीक हमले करेगा जो पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होंगे और इजराइल को उसकी नानी याद आ जाएगी। आपको बता दें कि हालिया दिनों पहले इराकी रेजिस्टेंस ने भी चेताते हुए कहा था कि वो इजराइल के साथ अपनी जंगी तैयारियां कर रहा है और अब हूती की तरफ से भी जंग के ऐलान के बाद यकीनन नेतन्याहू की हालत बहुत बुरी तरह खराब होने वाली है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात में शानदार फतेह हासिल करके तारीख रच दी है। वो इस ओहदे पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम और जनूबी एशियाई शख्स बन गए हैं। आपको बता दें कि अपनी जीत के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मशहूर जुमले को दोहराया और डोनाल्ड ट्रंप पर भी सियासी तंज कसा। न्यूयॉर्क सिटी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हिंदुस्तानी असली के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी ने मंगलवार की रात मेयर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही वो शहर के सबसे नौजवान मेयर भी बन गए। ममदानी न सिर्फ पहले मुस्लिम मेयर हैं, बल्कि वो पहले साउथ एशियाई अप्रवासी भी हैं जिन्होंने ये ओहदा अपने नाम किया। ममदानी की ये जीत जितनी तारीखी उतना ही जज्बाती भी रही। जैसे ही नतीजे आए और उन्हें विनर मुकर्रर किया गया, उन्होंने जो खिताब दिया उसमें उन्होंने भारत की आज़ादी और नेहरू के ख्वाब की झलक पेश की। अपने हम नवा लोगों के सामने ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के मशहूर खिताब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का हवाला देते हुए कहा कि आपके सामने खड़े होकर मुझे नेहरू साहब के वो अल्फाज याद आते हैं, तारीख़ में कभी कभी ऐसा लम्हा आता है जब कौम पुराने दौर से निकलकर नए ज़माने में कदम रखती है, जब एक दौर ख़त्म होता है और एक कौम की दबाई हुई रूह को नया इजहार मिलता है। इसी दौरान वर्जीनिया में गजाला हाशमी ने भी तारीख बनाते हुए डिप्टी गवर्नर का इंतखाब जीत लिया। वो अमेरिका में किसी रियासत की इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम खातून है। इससे पहले 2019 में वो वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और पहली हिंदुस्तानी नस्ल की सीनेटर भी बनी थी। मुस्लिम रहनुमाओं की ये कामयाबी कोई अचानक आई लहर नहीं है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में मुस्लिम नुमाइंदगी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस में 4 मुस्लिम अरकान हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क भर में 80 से ज़्यादा मुस्लिम लोकल नुमाइंदे चुने जा चुके हैं। मिशिगन और न्यूयॉर्क जैसे रियासतों में अब कई बड़े शहरों की कमान मुस्लिम रहनुमाओं के हाथों में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की होनहार बेटी तस्कीन फातिमा ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हो और मेहनत सच्ची हो
तो कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। AMU के कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से MTech करने वाली तस्कीन का इंतखाब DRDO में साइंटिस्ट B के ओहदे पर हुआ है और इस कामयाबी ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तमकीन का यह सफ़रनामा सिर्फ डिग्री या ओहदे की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी नौजवान लड़की की दास्तान है जिसने हर इम्तिहान को अपने हौसले से मात दी। उन्होंने 2025 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में MTech मुकम्मल किया और 9.944 CPI के साथ टॉपर बनी। इससे पहले उन्होंने 2023 में BTech किया और UG नेट GRF 2024 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की, जो उनकी लगन, काबिलियत और जुनून की गवाही है। सिर्फ यही नहीं, अब तमकीन को उनकी तालीमी सलाहियत की बदौलत अगस्त 2025 में AMU के कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तैनाती मिली है। डिपार्टमेंट के उस्तादों ने कहा कि तमकीन की एक कामयाबी आने वाली नस्लों के लिए मोटिवेशन है कि अगर आप मेहनत करें, यकीन रखें और इल्म को अपना हथियार बनाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दरगाह के खादिम ने एक पिटीशन दायर की थी जिसमें NIA कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हुकूमत को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अजमेर दरगाह बम धमाके के मामले में जारी किया गया है। दरअसल दरगाह के खादिम और शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की तरफ से एक लीव पिटीशन दायर की गई थी जिसमें NIA कोर्ट के दिए गए हुक्म को चैलेंज किया गया था। खादिम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख हाई कोर्ट के पिटीशन रद्द करने के बाद किया था, जिसमें देरी होने की बात कहकर दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। NIA अदालत के जरिए 2007 अजमेर दरगाह ब्लास्ट के मुलजिमों को बरी कर दिया गया था। ये दरख्वास्त राजस्थान हाई कोर्ट के 4 मई 2022 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। मार्च 2017 में एक खास NIA अदालत ने लोकेश शर्मा, चंद्रशेखर लेव, मुकेश वसनी समेत कईयों को बरी कर दिया था, जबकि 2 लोगों देवेंद्र गुप्ता और भावेश पाटिल को मुजरिम पाया गया था। शिकायत करने वाले सैयद सरवर चिश्ती ने 1 जून 2017 को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी किए गए मुलजिमों के खिलाफ अपील दायर की थी। ताहम इस अपील की सुनवाई 2022 तक टलती रही और 4 मई 2022 को हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी का मदरसे को लेकर एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है जिसने सियासी हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्हें मदरसा लफ्ज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आतंक की फैक्ट्री हरगिज नहीं चलने देंगे। उत्तराखंड के CM के इस बयान के बाद सियासी और मजहबी हलकों में नाराजगी बढ़ गई है। दरअसल धामी ने मदरसा बंद कराने को लेकर कहा था कि उन्हें इस शब्द से एतराज नहीं है, अगर जो भी इदारा मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में शामिल होगा और दहशतगर्दी की फैक्ट्री बनेगा उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तमाम मदरसे आतंक की फैक्ट्री हैं? CM धामी का कहना है कि वह सूबे की रिवायत और डेमोग्राफिक तब्दीली से जुड़े बड़े फैसले लेते रहेंगे। असेंबली के खास सेशन में उन्होंने 25 साल के सफर का जिक्र करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मदरसा लफ्ज से एतराज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी इलाके में मुल्क के खिलाफ साजिशें चलेंगी वो आतंकी फैक्ट्री होगी। मुझे हर ऐसे इदारे से एतराज़ है। धामी ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी गैर कानूनी या मुल्क दुश्मन हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने हुकूमत संभालने के बाद ही इल्लीगल मदरसों पर सख्त कार्रवाई शुरू की थी, जिसकी वजह से कई मदरसे बंद कराए गए और कई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इसके बाद से ही उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एक ख़ास तबके को निशाना बना रहे हैं। मदरसों के साथ ही कई इल्लीगल मज़ारों को भी हटाया गया। हाल ही में देहरादून के दून अस्पताल में बनी एक मज़ार को मुनहदिम किया गया था। यूपी के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने आज बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज सीट से RJD उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली की। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन के तमाम उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की, मगर कुछ लोगों ने उनके बयान को CM योगी के बयान से जोड़कर पेश करने की कोशिश की, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। बिहार में इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सूबे की 243 विधानसभा सीटों पर 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 6 नवंबर को वोटिंग होगी। जहां जहां पहले मरहले में वोट पड़ने हैं वहां पर मंगल की शाम से मुहिम थम जाएगी। ऐसे में तमाम पार्टियां आखिरी दम तक वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। महागठबंधन भी हर तबके के वोटरों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में कैराना से सपा की MP इकरा हसन बिहार के किशनगंज पहुंची और RJD उम्मीदवार सऊद आलम के हक में जोरदार इंतखाबी रैली की। इस दौरान MP इकरा ने हुकूमत में बैठी BJP पर शरीफ ज़ुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि BJP और उसकी हलीफ पार्टी जनता को मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। ताहम इकरा हसन के बयान को लेकर कुछ लोगों ने गलत तासुर देने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की ज़ुबान में बात की, मगर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल इकरा हसन ने अपने खिताब में AIMIM को लेकर कहा कि वोट डालने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि क्या AIMIM हुकूमत बना सकती है। अगर वो वाकई
हुकूमत बनाने के करीब पहुंच जाए तो आप बेशक उन्हें वोट दीजिए। वो हुकूमत के करीब भी नहीं पहुंच रहे तो उन्हें वोट देने का मतलब होगा हमारे वोटों का बंटवारा। उन्होंने कहा अगर हमारे वोट बढ़ गए तो एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत बन जाएगी और इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी बल्कि सीएम की कुर्सी खुद हथिया लेगी। ऐसे में बिहार के हालात और भी खराब हो जाएंगे। एमपी इकरा हसन का यह बयान दरअसल सियासी एहतियात की तरफ इशारा था ताकि सेक्युलर वोट बढ़कर बीजेपी के हक में न चले जाएं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स के साथ हज सफर कराने वाली ट्रैवल एजेंसी ने एक बड़ा धोखा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी ने तकरीबन 20 लाख रुपए लेकर ना तो सफर का इंतजाम किया और ना ही पैसे वापस लौटाए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंसी के 3 मालिकों के खिलाफ एक शख्स से 20 लाख रुपए की ठगी करने का मुकदमा दर्ज किया है। इल्जाम है कि मुलजिमों ने उस शख्स को और उसके खानदान से हज के सफर का वादा किया था, लेकिन ना तो सफर का इंतजाम किया और ना ही अदायगी की रकम वापस लौटाई गई। पुलिस के मुताबिक मुतासिर मुंब्रा थाने का रहने वाला है और उसकी उम्र 53 साल है। उसने इतवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक ये धोखाधड़ी 2018 और 2019 के दरमियान हुई थी। पुलिस अफसरों ने कहा कि शिकायत दर्ज करने में हुई देरी की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इल्जाम है कि अमृतनगर मुंब्रा में ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले तीनों मुलजिमों ने पुलिस से और उसके खानदान से कुल 20,15,000 रुपए वसूल किए थे, मगर ना तो हज का सफर कराया और ना ही रकम लौटाई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ दफा 420, दफा 406 और दफा 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने SIR की मुखालफत में कोलकाता में एक जबरदस्त एहतजाजी रैली की क़यादत की। TMC सरबराह ममता बनर्जी ने लोगों को मुखातिब करते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला बोला। उन्होंने अपने खिताब में अमित शाह पर निशाना लगाया। वजीर आला ममता ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुर्सी बाबू कहकर तंज कसा। इस मौके पर TMC MP अभिषेक बनर्जी ने SIR की मुखालिफत में TMC ने कोलकाता में धर्मतला में मौजूद अंबेडकर मुजस्समे से जोड़ा सांगकोट ठाकुरबाड़ी तक जुलूस निकाला। वजीर आला ममता बनर्जी और TMC के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी हाथों में आइन की किताब लेकर सड़कों पर उतरे। सूबे के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोग मुख्तलिफ मजहब और मुख्तलिफ बिरादरी के नुमाइंदे और मतुआ बिरादरी के अफराद भी इस जुलूस में शामिल हुए। उन्होंने SIR के खिलाफ नारे लगाए। जुलूस के आखिर में जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी के सामने खड़ी होकर वजीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोला। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी बंगाल के 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का मंसूबा बना रही है। बीजेपी ने हिसाब लगाया कि हमारा वोट 45% है और उनका 38%। इसलिए अब 2 करोड़ नाम काटकर बंगाल पर कब्जा करने की स्कीम लाई जा रही है। लेकिन ये मत भूलना, इस बार जनता तुम्हें जवाब देगी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन से ठीक पहले वोट चोरी के मसले पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा इंतखाबात में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं और कई डुप्लीकेट वोटर, यहां तक कि ब्राजील की मॉडल के नाम से भी वोट डाले गए। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात और वहां हुई कथित वोट धांधली पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत गुरु नानक देव जी को याद करते हुए की और कहा कि वो उनकी और लाखों लोगों की जिंदगी के लिए रूहानी रहनुमा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा इंतखाबात को लेकर उन्हें कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद पार्टी ने मामले की गहराई से जांच की और उसमें भारी गड़बड़ी सामने आई। उन्होंने खास तौर पर भारत के नौजवानों और जेन ज़ी से मुखातिब होते हुए कहा कि ये तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है, इसे समझो और इस पर सवाल उठाओ। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल में साफ तौर पर कांग्रेस की फतह दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि मकामी कायदीन और टीम ने पूरी तरह के साथ इंतखाबात लड़ा था, मगर नतीजे पोस्टल वोट और असल वोटों में बड़ा फर्क दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा में 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला। उनका नाम वोटर लिस्ट में कभी सीमा, कभी सरस्वती, कभी स्वीटी और कभी विमला के तौर पर दर्ज था। उम्र और बाकी तफसीलात में भी बड़ा फर्क पाया गया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया है कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात के दौरान धांधली हुई थी, मगर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है। जरायों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतखाबात के दौरान किसी तरह की अपील या शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। अगर राहुल गांधी को किसी भी तरह का एतराज था तो वो उस वक्त अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकते थे। हरियाणा की बात करें तो मौजूदा वक्त में 90 असेंबली सीटों के लिहाज से सिर्फ 22 इंतखाबी अर्जियां ही हाईकोर्ट में लंबित हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी भी उम्मीदवार को वोटर लिस्ट या इंतखाबी अमल में गड़बड़ी लगती है तो वो उसके खिलाफ अपील दाखिल कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी अपील दायर नहीं की गई। कानूनी उसूलों के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार को इंतखाबी नतीजों से एतराज़ हो तो वह हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
मगर अब तक हरियाणा इंतखाबात से जुड़ी 22 अपीलें ही अदालत में आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्जामात पर सवालिया अंदाज में कहा, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स इंतखाबात के दौरान क्या कर रहे थे? अगर किसी मतदाता ने पहले ही वोट डाल दिया था या पोलिंग एजेंट को किसी वोटर की पहचान पर शक था तो उन्होंने वहीं पर एतराज क्यों नहीं दर्ज कराया? कांग्रेस एमपी राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेरफेर के इल्जाम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। किरण रिजिजू ने ये कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार इंतखाब के बजाय हरियाणा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बैरूनी दौरे और एटम बम वाले बयान पर भी तनकीद की। कांग्रेस एमपी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज एक पीसी को खिताब किया और एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट में रद्दोबदल करने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी के इस इल्जाम पर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। दिल्ली में एक पीसी से खिताब करते हुए मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के इन इल्जामों को गलत ठहराया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी कड़ी मेहनत नहीं करते, लोगों के पास नहीं जा सकते, वो ऐसे शख्स नहीं है जो लोगों के साथ रह सकें। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना लगाते हुए कहा कि लोकसभा में अपोजिशन के लीडर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रेस को मुखातिब करते हैं। बिहार में कल वोटिंग होनी है लेकिन वो हरियाणा की किस्से सुना रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास बिहार में कुछ नहीं बचा है और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के मामले में 2 मुल्जिमीन को बरी किया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाना हिंसा में शामिल होने का सबूत नहीं हो सकता। दिल्ली में कड़कड़डुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने जॉनी कुमार और मिथुन सिंह को बरी कर दिया। सुनवाई के बाद जज प्रवीण सिंह ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के किसी भी गवाह ने अपनी गवाही में ये नहीं बताया कि मुलजिम किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। जज ने कहा कि मुलजिम भीड़ के साथ खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि वो भीड़ दंगों में शामिल थी। ये मामला 25 फरवरी 2020 को हुए दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जब सुबह करीब 11 बजे खजूरी खास इलाके में महाराष्ट्र बैंड नाम की दुकान को एक भीड़ ने नुकसान पहुंचाया था। इस वाकये के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जॉनी कुमार और मिथुन सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में तोड़फोड़ के इस वाकये को भी एफआईआर में दर्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ मौजूद रहना या नारे लगाने को हिंसा का सबूत नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गेवरा रोड बिलासपुर मेमू ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर में 8 की मौत और 14 जख्मी हो गए। इस खतरनाक हादसे के बाद चश्मदीद ने अपनी डरावनी कहानी बयां की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुए ट्रेन हादसे में कई लोगों को एक छोटे से सफर ने बड़ा दर्द दे दिया। इस हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों के लिए यह सफर एक डरावने ख्वाब में बदल गया। करीब 90 किलोमीटर का सफर करने वाली गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन में सवार मुसाफिर संजीव विश्वकर्मा अपना फोन देख रहे थे, जबकि कुछ मुसाफिर बातें कर रहे थे। तभी शाम करीब 4 बजे ट्रेन की गतोरा स्टेशन के पास मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मेमू ट्रेन का पहला डिब्बा पूरी तरह तबाह हो गया और दूसरे डिब्बों में अफरा तफरी मच गई। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर हुए इस हादसे में मोटरमैन समेत 11 लोगों की मौत हो गई और खातून असिस्टेंट मोटरमैन समेत 14 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। भारत को इस साल नवंबर में क्वाड समिट की मेजबानी करनी थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए उनके नहीं आने से पूरा समिट रद्द हो सकता है। ट्रंप पिछले महीने ही एशिया का दौरा खत्म करके गए हैं। इस साल भारत को नवंबर में क्वाड समिट की मेजबानी करनी थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए उनके नहीं आने से पूरा समिट रद्द हो सकता है। लिहाजा मान लेना चाहिए कि क्वाड समिट इस साल अब नहीं होगा। ट्रंप की दूसरी पारी में इस इत्तेहाद की डायरेक्शन धुंधली होती दिख रही है। एक तरफ जहां ट्रंप इंतजामिया इंडो पैसिफिक इलाके को हिकमत अमली के तौर पर अहम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ उसके ताल्लुकात अब काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का रिकॉर्ड टैरिफ लगा रखा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अभी तक दोनों ममालिक के बीच कोई नया तिजारती समझौता नहीं हो पाया। पाकिस्तान कोरोना के बाद एक बार फिर से उत्तर कोरिया में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग ने इसके लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त पाकिस्तान भेज दी है। पाकिस्तान ये कदम ऐसे वक्त पर उठा रहा है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस्लामाबाद एटम बम का टेस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान की सरकार के तानाशाह किम जोंग उन के मुल्क में सिफारत खाना खोलने के प्लान ने भारत समेत पूरी दुनिया की एटमी टेंशन बढ़ा दी है। इससे एशिया में एक बार फिर से एटमी तकनीक का फैलाव हो सकता है। भारत सरकार जोर शोर से उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच मुश्तबा एटमी और मिसाइल रिश्ते पर सवाल उठाता रहा है और दुनिया से कार्रवाई की मांग करता रहा है। भारत चाहता है कि इस तबाहकुन तकनीक का दुनिया में फैलावा ना हो। पाकिस्तान के वजीर खारजा इशाक डार ने तस्दीक की है कि उत्तर कोरिया से बाज़ाब्ता दरख्वास्त आई है कि सिफारत खाने को फिर से खोला जाए। उत्तर कोरिया ने कोरोना के वक्त पाकिस्तान में अपने सिफारत खाने को बंद कर दिया था।
ये दरख्वास्त अभी ज़ेर गौर है, लेकिन अब उत्तर कोरिया से बाज़ाब्ता दरख्वास्त मिल गई है। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ हम लौटेंगे। आप देखते रहें तहज़ीब टीवी। आदाब।